अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। इस शो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किडनी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहे हैं और डायलिसिस सेंटर्स का जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जिस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है, साथ साथ उसके पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब हम SIUT को देख लें या इस तरह की हॉस्पिटल्स की, तो पेशेंट्स की लाइन लगी होती है और वो हर शख्स जो है इस तकलीफ़ का शिकार हो रहा है। जिस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है बड़ों में, उसी तरह से बच्चे भी इस चीज़ का बहुत शिकार हो रहे हैं। बच्चों में भी किडनी के इवन मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चे भी किडनी पेन का शिकार हो रहे हैं। डिजीज़ेस क्यों हो रही हैं और इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए, इसी के अवेयरनेस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बीमारी ट्रीटेबल है। अगर हम ख़ुद से ख्याल रखें, पहले से ख्याल रखें, तो इस बीमारी से बच भी सकते हैं। और अगर ऐसी स्टेज पर हों जिससे इसको रिवर्स बैक किया जाए, तो हम उस पर भी बात करेंगे और उसके हवाले से भी अवेयरनेस लेंगे। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर रशीद वियानी को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी विन कर चुके हैं। तो आज मिलते हैं डॉक्टर रशीद वियानी से और जानते हैं उनके तजुर्बात के बारे में, जो कि किडनी फेलियर और किडनी इश्यूज़ के हवाले से उन्होंने बहुत सारी खदमात दी हैं और पेशेंट्स बहुत जो परेशान हो चुके थे अपनी लाइफ से और अपनी किडनी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार थे, वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को रौनकों को बहाल कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रशीद वियानी से। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच। और आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने इंट्रो में डिस्कस किया कि आज हम किडनी फेलियर्स, किडनी डिसीज़ यानी जो भी रीनल डिसऑर्डर्स होते हैं और गुर्दों में जो भी तकलीफ़ आती है वो बड़ों में भी आती है और अब तो बच्चों में भी आने लगी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तो ठीक है कि हम बहुत ज़्यादा जब डाइट का ख्याल नहीं रखते तो हो जाती है ये चीज़ें, लेकिन आप बेसिक कॉजेज़, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ के आते होंगे, तो आप बेसिक कॉज क्या समझते हैं इस चीज़ के लिए कि क्यों लोग गुर्दों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं? असल में गुर्दों की बीमारी जो है बहुत सारे किस्म की है। एक तो गुर्दों में फेल होना, नंबर 2 स्टोन क्रिएट होना, नंबर 3 UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा यूरेटर में स्टोन का जमा हो जाना, लग जाना। ये तो बहुत सारी गाय बगाए आपको बताऊंगा मैं। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारे यहाँ पर पानी जो है वो साफ नहीं आता। सही। आप चाहे गांव देहात में किस तरह वो रहते हैं, किस तरह पानी पीते हैं, कैसा पानी मिलता है इनको। और यहाँ भी इवन ये बॉटल्स भी मैं समझता हूँ कि जो पानी की बॉटल्स वो भी गैर मयारी और गैर मुनासिब है। गैर मयारी, ये केमिकल इसमें है। तो असल वजह इसकी जो मैंने अपने तजुर्बे में देखी है कि पानी कम पीना ये गुर्दे के प्रॉब्लम की अलामत है। फिर नमकियात का इस्तेमाल, नमक हम लोग जब सालन में नमक होता है तो ऊपर से भी डालते हैं। ये नमकियात ये पानी की कमी, स्टोन बनाती है और डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तीसरी एक बात है कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इतना ख़तरनाक है कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग इसको इजी लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, दवा खा ली, जिंदगी भर दवाई खाते रहे। एलोपैथिक में तो यही है। जी ऐसा ही है। मैनेजमेंट इसमें है, मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट इसको हमेशा के लिए ट्रीट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते इसको। CRF जो है रीनल फेलियर, वो आमतौर पर जब ब्लड प्रेशर शूट करता है तो इस पर इफेक्ट आता है, बन जाता है। अब मैं इसको गाय बगाए बताऊंगा कि बीमारियां कौन कौन सी किडनी की। एक तो UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें अगर आप यूरिन टेस्ट करवाएं तो एल्बुमिन की मिकदार या प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। RBC रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स, कोई इसमें
स्टोन की उसमें इंडिकेशन आ रही होती है उसमें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको अगर हम एडवाइस करें पेशेंट को यूरिन डीआर के लिए, तो यूरिन डीआर में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये चीज़ें बढ़ कर फिर स्टोन बनाती हैं। ऐसा ही है। और यूटीआई में बुखार भी होता है, पेशाब की कमी भी होती है, गुर्दे में दर्द भी होता है। बहुत पेनफुल प्रोसीजर है वैसा तो, यानी कंडीशन है यूटीआई में। जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, सीवियरिटी की तरफ जाती है, पेन होता है, बर्निंग होती है, बट फिर भी वो सीरियस नहीं लेते। बहुत से ऐसे केसेस में लोग सीरियस नहीं लेते, वो मेडिकल स्टोर पर जाकर एक बहुत फेमस है कि साशे, क्रैनबेरी के साशे जो हैं वो ले लेते हैं, जस्ट वो यूज़ कर लेते हैं और समझते हैं कि ये इनफ है और हमारी जो भी इन्फेक्शन है, जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्या डॉक्टर के पास जाना या डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है ऐसी कंडीशन में? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए यही चीज़, ये इन्फेक्शन बढ़ के बड़ी तबाही मचाता है। 2 गुर्दे होते हैं इंसानी जिस्म में, एक थोड़ा सा छोटा साइज में है, एक बड़ा है। इसी तरह इसके साथ यूरेटर फिक्स है, यूरेटर पर जाकर ब्लैडर में मसाने में पहुंचती है। अब मैं किडनी के हवाले से पहले आपको बताऊं, यूटीआई के बाद किडनी में स्टोन कॉमन हो गया है। मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं उसमें 50% को स्टोन से रेनल फेलियर के केसेस भी आए, और मैं इस पर भी एक केस भी बताऊंगा। ओके, जो हम जरूर जानना चाहेंगे इस केस के बारे में। दवा से ठीक हुआ वो। ओके, आई हैव रिकॉर्ड। बहुत बड़ी बात है कि ये रेनल फेलियर के केसेस में बहुत से लोग जो है वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और ज़िंदगी बिल्कुल उनके लिए एक ट्रबल बन जाती है, और उस चीज़ को क्योर करना, उस चीज़ से बचकर नॉर्मल कंडीशन में आना वाकई बड़ी बात है। तो किडनी के स्टोन जो हैं हर साइज के होते हैं। अब इसकी अलामत क्या है कि पेन होता है, गुर्दा लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर पेन होता है, पेशाब में तकलीफ होती है, पेशाब रुकता है, जलन होती है उसमें। अब पेशेंट पेन किलर खा कर पहुंचता है हमारे पास। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उनका, उसने कभी अल्ट्रासाउंड का नहीं कहा कि अल्ट्रासाउंड मस्ट है। देखिए ज़माना बहुत तरक्की पसंद है, हम इसको तरक्की पजीर ना बनाएं तो बेहतर होगा। आप अल्ट्रासाउंड पहले कर पाएं, यूरिन डीआर करें। स्टोन होगा आपको अल्ट्रासाउंड में मिल जाएगा, आपको मजीद सीटी स्कैन की, एमआरआई की ज़रूरत नहीं। अब अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा कि स्टोन कहाँ पर है, कौन सी किडनी में, यूरेटर में, फिर उसकी साइज क्या है। सही। हमारे ये होता है कि साइज नहीं देखी जाती, स्टोन कोई भी वहाँ निकल जाएगा। ये बात गलत है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अल्ट्रासाउंड में जो देखें कि इसकी साइज कितनी है। मुझे माशाल्लाह 42 साल का तजुर्बा है, उसमें मैंने देखा कि 1 सेंटीमीटर से अबव जो स्टोन है वो आमतौर पर मुश्किल पैदा करता है, और वो बढ़ कर फिर ऑपरेशन तक नौबत पहुंचती है, सर्जरी तक। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर से अगर कम हो तो हम इसे ट्रीटेबल कंसिडर कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसे कम हो। ओके। छोटा स्टोन हो, मल्टीपल स्टोन हो, लेकिन वो कॉन्क्रीशन है या छोटा स्टोन है, वो तो निकल जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, गुर्दे में बहुत बड़ी पथरी, हाँ जी इलाज हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे। गलत गाइड ना करें। बेहतर ये है कि आप प्रॉपर सही, एक तो सही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो प्रॉपर सही तरह से उनसे मालूमात लें कि कितना, यानी साइज़ उसका क्या है, वो आपको पता चलेगा आप टेस्ट जब करवाएंगे। और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि वो
ट्रीटेबल है, वो मेडिकेशंस के ज़रिए सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब आपको पता चल जाए कि ये ट्रीटेबल है तो उसी वक्त आप उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करवा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं या बेसिकली हो सकता है कि ऐसा ना हो कि सब ना जानते हों, बट पाकिस्तान में 25 मिलियन लोग जो है वो किसी ना किसी तरह वो किसी किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और सिम्टम्स काइंडली पहले आप मुझे सिम्टम्स बता दें कि क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट फील कर सकता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखें, जो कंप्लेंट्स हैं वो दोनों गुर्दों में दर्द, सही है, सबसे पहले तो दर्द होगा, ऑफ एंड ऑन दर्द रहता है। ओके। नंबर 2, यूरिन का हम पूछते हैं कि आपके यूरिन में बर्निंग है या कम आता है या ज़्यादा आता है। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे अगर यूरिन कम आता है इट मीन्स कि स्टोन किसी यूरेटर में है या किडनी में है, जो कि पेशाब जब बनता है गुर्दे में, इसके बाद पास आउट होता है यूरेटर के जरिए, इसकी 2 नालियाँ होती हैं, तो वो स्टक कर देता है। अब क्या है कि यूरेटर में फर्ज करें स्टोन है जो गुर्दे के बाद जो 2 नालियाँ हैं, और उसमें वो पेशाब जब आता है फिल्टर होता है किडनी में, तो वो जब यूरेटर में जाता है तो वहाँ पर ब्लॉकेज का शिकार हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, स्टोन है, वो दोबारा रिवर्स होके दोबारा किडनी में जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसको सूजन कहते हैं, या पानी भर गया या पेशाब आ नहीं रहा, फिल्टर आउट नहीं हो रहा, तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी अलामतें किडनी के जो भी इश्यूज हैं, सबसे पहले दोनों किडनी में या एक किडनी में पेन, पेशाब कम आना, ज़्यादा आना तो मुश्किल है, कम आना, रुक कर आना और जल कर आना। तो ये 3 सिम्टम्स हो तो उनको डॉक्टर के पास लाजमी रुजू करना चाहिए। सही। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की कि स्टोन से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो लोग ज़्यादा किडनी डिजीज़ का शिकार होते हैं, ऐसा है या नहीं है? अव्वल तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है देखा जाए तो उसमें गैसेज होती हैं, क्या क्या केमिकल होता है हमें नहीं पता, हमें तो वो मीठा और जायका अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो ये माहौल है कि एक लुकमा रोटी का और एक सिप कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ही मैदा ख़राब होता है, फिर किडनी ख़राब होता है। सही। मैदा क्यों ख़राब होता है कि उसके हाजमे के लिए उसको चाहिए पानी, अब वो कोल्ड ड्रिंक हज़म कर रही है, तो अल्लाह पाक ने जो स्टमक में, मैदे में जो एंजाइम्स दिए हैं उनका काम रुक जाता है, कोल्ड ड्रिंक हाजमे का काम करती है। जब ये एंजाइम्स काम नहीं करते तो अल्सर हो गए मैदे का या कोई भी डिजीज होगी। अब रही बात कि किडनी पर क्या असर पड़ता है। चलिए, किडनी पर क्या असर पड़ता है कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से, ये जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, कंटिन्यू करेंगे हम ब्रेक के बाद। देखते रहें हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम बैक टू हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि किडनी हेल्थ किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और किडनी डिजीज़ की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अवेयर करें कि बड़ों में तो बात समझ आती है कि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस होता है, अगर बीपी के पेशेंट हैं तो वो मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, और बेसिकली जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो फ़िल्टर आउट होंगी तो किडनी पर इफ़ेक्ट करेंगी। बहुत ज़्यादा लोगों को आदत होती है पैनाडोल इस्तेमाल करने की, वो हर लोग यानी लोग हमेशा बैग्स में रख रहे होते हैं या डेली बेसिस पे यूजुअली यूज़ कर लेते हैं, ये सोचकर कि पेन रिलीफ है, ये पेन रिलीफ कर देगा, बट इससे किडनी पर इफ़ेक्ट आ रहा होता है। लेकिन ये सारी बातें तो समझ आती हैं कि वो बड़े इस तरह की कोताहियाँ कर रहे हैं तो इस वजह से किडनी डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। मगर मैं जानना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे और बहुत यंग एज के लोग भी, यानी आप 20s और 30s में भी अगर देखें तो ये केसेस, इस तरह के केसेस बहुत आते हैं, और SIUT जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं
जो कि इस चीज़ से बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। डायलिसिस के पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। मगर मैं ज़्यादा कंसर्न इस बात से भी हूँ कि जो हमारी नई नस्ल है, यानी जो छोटे बच्चे हैं, वो इस यानी तकलीफ़देह अमल से क्यों गुज़र रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा, उनकी तो किडनीज़ फ्रेश होनी चाहिए, उनको तो क्योंकि ग्रोथ की एज होती है तो उनकी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सारे सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए बेसिकली, सिर्फ किडनी नहीं, बट किडनी में इनके इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? आप अपने तजर्बे से कुछ हमें बताएं। देखिए, एक तो लोग, हमारे बच्चे आजकल बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा ही। अब बाहर ये पांडे वांडा जो चल रहा है, उसमें क्या विटामिन है, क्या उसमें ताकत है? बैलेंस डाइट एक तो ये, नंबर 2 पानी कम पीते हैं। पानी कम पीना भी गुर्दे के लिए बहुत नुकसानदेह। दूसरा चिकनाई, नमकियात, जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया जी, कि उसकी वजह से भी ये। क्या मीठा ज़्यादा खाना, जैसे कि बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होते हैं, ठीक है, इसके अलावा बेकरी के आइटम्स पसंद होते हैं, जैसे आप समझ लें पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं या डोनट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे, तो ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन भी क्या बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है किडनी के इश्यूज़ से रिलेटेड? नहीं, ऐसे कम केसेस आए। ओके। और अगर आए भी हैं शुगर के हवाले से, तो हेरिडिटी की वजह से हुए हैं। ओके। इनके यानी शुगर इंटेक करने की ज़्यादा, अगर शुगर का इंटेक करते हैं तो ओवरऑल तो आपकी हेल्थ मुतासिर होती है, क्या किडनी की हेल्थ भी मुतासिर हो सकती है इसकी वजह से? हो सकती है। ओके। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने अपने तजर्बे के मुताबिक बताया हमें कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो अब हमें ये भी बता दें कि हम अपनी किडनीज़ को स्ट्रॉन्ग किस तरह से करें, और वो भी हम डाइट को, अगर ऐसी कोई डाइट बताएं, ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारी किडनी की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। देखिए, एक तो मैं जिक्र बार बार पानी का कर रहा हूँ कि पानी साफ सुथरा, वो तो मैंडेटरी है, वो तो पानी तो जिंदगानी है, उसके बगैर किडनी नहीं चलेगा। ठीक है। जो कि किडनी फिल्टर करता है यूरिन को, जो वेस्टेज है वो पेशाब की सूरत में ज़ाय हो जाते हैं। खुराक जो है ये अल्लाह की कुदरत है, मैं समझता हूँ। लोबिया जी ना, लोबिया जी, आप देखें तो गुर्दे की शक्ल है। जी जी बिल्कुल। एक मैंने और जिक्र किया था आपसे, काजू जी, ये देखें तो उसकी शक्ल भी। ऑरेंज आप देखें, उसके पीसेस अगर अलग करें तो, राइट। तो ये ऐसे फल हैं, इनको ज़्यादा खाने चाहिए, तो आपकी किडनी की हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी, अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। और नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मामूली हद तक खाएं, क्योंकि नमक ज़्यादा खाना हाई ब्लड प्रेशर को भी दावत देता है। सही, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। सही। और आपकी ओवरऑल जो आप समझ लें पीएच लेवल है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, प्लस आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट और ट्रिगर कर रहा होता है। तो डॉक्टर, अगर आप जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहां हम कोताही कर रहे होते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इस चीज़ से बचा सकती हैं? एक तो हमें डाइट का बहुत ख्याल रखना है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। अब हमारी क्या रूटीन में कोई ऐसी चीज़ है, यानी हमारी लाइफ स्टाइल कुछ की वजह से कुछ ऐसा फ़र्क पड़ रहा है जो कि हमारी किडनी को मुतासिर कर रहा है? यानी हमारी कुछ आदत ऐसी हैं, यानी देर तक जागना, सुबह ना उठना, प्रॉपर धूप ना लेना, इनमें से ऐसी चीज़ है जो कि यानी किडनी की हेल्थ को भी मुतासिर कर रही है? देखिए, खाना जो है, वही मैंने आपसे कहा कि बाहर का खाना जो है वो तो इंतहाई नुकसानदेह। राइट। दूसरा, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं किडनी के स्टोन के स्पेशली, तो हम उनको कहते हैं कि आप टमाटर, पालक, बंद गोभी और गाय का गोश्त, ये चारों चीज़ों इसको बंद कर दें इलाज के दौरान, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ओके। दूसरी बात, जब हम उसमें जब मेडिकेशन में उनको दवा देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि यूरिन डीआर में क्या पोजीशन है। और नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या एक्सरसाइज या कोई ऐसी रूटीन है जो कि अगर हम उसको स्किप करते हैं, क्या वाकई हेल्दी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए और किडनी को भी एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, या ऐसी कौन सी
लाइफ स्टाइल है, कौन सी रूटीन है जिसको फॉलो करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको अवॉइड करना चाहिए? यानी खाने के बाद फ़ौरन से पानी पीना, क्या ये गलत है? या खाने से किस वक्त पहले पानी पीना चाहिए और कितने गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए? मैं इस तरह की रूटीन जानना चाह रही हूँ। देखिए, ये सुन्नत भी है कि खाने से पहले पानी पीना चाहिए। सही। दरमियान में पानी पीना चाहिए, आखिर में नहीं पीना चाहिए। हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम पानी नहीं पीते खाने से पहले, इसलिए कि खाना खाया नहीं जाएगा, ज़्यादा पेट पानी से भर जाएगा, ये ख़तरा इनको होता है। इस दरमियान में पानी पीना भूल जाते हैं या समझते ही नहीं कि ज़रूरी है। ये सुन्नत के उसूल बता रहा हूँ मैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खाने के बाद पानी यूँ पीते हैं फ़ौरन कि इतनी सारी मिर्चें मसाले होते हैं, मुंह जलता है तो पानी पीते हैं, ये सब गलत है। सारी हमारी साइकोलॉजी जो है ना, ये यहाँ आकर फेल होती है। हम खाने से पहले पानी, दरमियाने पानी, लेकिन खाने के फौरन बाद पानी ना पिए। हाँ, मिर्चें वगैरह होती हैं तो मुंह तो जलता है, मिर्चें, अदरक है, प्याज है, बहुत सारी चीज़ें, अगर वो डिज़ोल्व नहीं होती, हज़म नहीं होती तो पानी पीते हैं आखिरी में, लेकिन 10 मिनट कम से कम गैप देना चाहिए। और पानी अगर आप ज़्यादा, कोई भी मैंने देखा है लोगों को जो ज़्यादा पानी पीता है उसको कभी भी स्टोन नहीं हुआ। अच्छा, आजकल इंटरनेट पर यानी एक वैसे ही सर्वे तो नहीं है, खैर एक बात वैसे ही वायरल हो रही है, वो ये कि पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये डॉक्टर्स बिला वजह कहते हैं कि आप बार बार पानी पिएं, क्योंकि पानी, अगर कुदरत ने, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम रखा है पानी का कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट तब होगी, आपको प्यास फील होती है, इसका मतलब आपको पानी की नीड है। बट बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं हमें तो प्यास ही नहीं लगती, तो क्या वो पानी ना पिएं? और कहने का उनका मकसद ये है कि डॉक्टर सिर्फ इसलिए कहते हैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से भी गुर्दों का मसला हो सकता है, और दूसरा कि पानी की इतनी सारी कंपनीज आ गई फ़िल्टर वाली, तो उसको प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है और कितनी यानी ये लेम बात है? देखें, पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है, ठीक है, आपको प्यास नहीं लगी, मुझे खुद यह मसला है कि मुझे प्यास कम लगती है, मैं कम पानी पीता हूँ, लेकिन इसके बाद खाने के बाद मैं पानी नहीं पीता, देर से पीता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना लिमिटेशन है, खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे स्टोन डेवलप हो या कोई बीमारी डेवलप हो। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि पानी की प्यास ना भी लगे तो आपने पानी तो भी पीना ज़बरदस्ती आपने पीना है, क्योंकि बॉडी हमारी 70% जब पानी पर डिपेंड करती है और उसी से फॉर्म हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपकी बॉडी का 70% का पार्ट है, आप उसी को नरिश ना करें और पानी ना पिएं? देखिए, किडनी को तो पानी चाहिए ना। बिल्कुल। जो वेस्टेज है वो किडनी से वो कैसे फिल्टर आउट करेगा अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिलेगा? तो नाजरीन, आपका पानी प्रॉपर मिकदार में पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग कहते हैं कि प्यास नहीं लगती तो पानी ना पिएं, वो दरअसल अपने गुर्दों को भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी गुर्दों के साथ भी वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप भी उसको फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी गुर्दों की सेहत को तबाह कर लेंगे। तो आपको भी चाहिए कि अपनी प्यास आपको ना भी हो तो एक सर्टेन अमाउंट में पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि दिन में कम से कम आप 7 से 8 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इस सीज़न में जब आपको फ़ील होता है कि यानी बहुत ज़्यादा पसीना और एग्जर्शन के बाद आपको बहुत ज़्यादा जब स्वेटिंग होती है तो उस दौरान तो आपको पानी पीना चाहिए, लाजमी ज़्यादा पीना चाहिए। इवन आपको 8 गिलास से ज़्यादा एक्सीड भी कर लेना चाहिए। बट जब मौसम मुतदिल हो और बहुत ज़्यादा आपके यानी आपकी नमकियात वेस्ट ना हो रही हो, आपके पसीने ज़्यादा ना आ रहे हों, तब आप 8 गिलास तक पानी भी इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और साथ में आपकी किडनीज़ भी सेहतमंद रहेंगे। अच्छा, मैं कुछ बातें और करना चाह रहा हूँ। यूटीआई के हवाले से हमने बात कर ली। ओके। रीनल फेलियर की बात करना चाह रहा हूँ।
जो कि स्टोन के बाद ज़्यादातर गुर्दे फेल होने की शिकायत है। जी, ऐसा ही है। लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, उसका भी और डायलिसिस सेंटर्स में भी इजाफा होता जा रहा है और साथ साथ उसके पेशेंट्स में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सिर्फ चलने वाली बात है, इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है कि डायलिसिस से हटा दिया गया हो। ऐसा ही है। अगर हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं तो 2 होते हैं, लेकिन एक भी करना पड़ता है। ये अलग बात है कि ट्रांसप्लांटेशन आप किडनी की करें किसी फैमिली मेम्बर से, तो ये हो सकता है। अब मैं आपको चंद बातें बताऊं। मेरे पास एक केस आया, शोहर उनका, उसकी पथरी थी, वो निकल गई दवा से। बाद में वो अपनी वाइफ को, शक्कर के भी पेशेंट हैं, अपनी वाइफ को लाए मेरे पास। इतनी सारी फाइल में रिपोर्ट हैं, ताकि वो SIOT में भेजा है उन्होंने, शक्कर। ओके, अब नाजरीन, अभी हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस HD के साथ। वेलकम बैक टू हेल्थ की बात वीनस HD के साथ। डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी हम सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर साहब, आप जो केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जी, मैं ये कह रहा था कि वो अपनी वाइफ को लाए इतनी बड़ी फाइल के साथ। ओके। और कहा कि वो SIOT में भेजा है उन्होंने, शक्कर वालों ने। अब उसमें देखा जाता है रिपोर्ट्स में यूरिया क्रेटिनिन, यूरिया कितना पड़ा हुआ है, क्रेटिनेट कितना पड़ा हुआ है। अब इतनी बड़ी फाइल लेकर आए, स्टडी तो की मैंने, काफ़ी लंबी हिस्ट्री भी रही होगी फिर। हाँ, तो मैंने कहा कि आप दोबारा यूरिया क्रेटिनिन कराएं और मुझे दिखाएं। दोबारा इन्होंने कराया। कैन यू बिलीव, ये एक तो होता है ना, लोग ज़बानी बातें करते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, कैंसर ठीक कर दिया। जी जी, हर आदमी दावा करता है। जी, ऐसा ही है। लेकिन ये तो मैं सामने पेश कर रहा हूँ, ये ऑथेंटिक लैब से यूरिया 1.4 नॉर्मल। अब ये केस मेरे पास आया, ये कब की बात है? 2019। ओके। अब ये जब कराया हमने, तो मैंने कहा कि भाई ये तो मुश्किल है, इसका तो हाल ही डायलिसिस है, वरना ये बढ़ती जाएगी और लाइफ का ख़तरा होता है। तब वो रोने लगी औरत, कहती कि मर जाऊंगी, होम्योपैथिक इलाज कराऊंगी, डायलिसिस मुझे नहीं कराना, मुझे मरना नहीं है। मैंने कहा बीबी, ये तो आपकी रिपोर्ट बता रही है आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आप चले जाएं SIOT में और डायलिसिस करा लें। शक्कर से भेजा गया इसी तरह। तो वो असल में उन दिनों में आई थी जब ईद उल अज़हा के दिन थे। ईद के 2-3 दिन पहले की बात है कि वो आई क्लिनिक पर और मुझे ये रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, और मेरी ये आदत है कि जो मैं नहीं कर सकता केस वो आगे बढ़ा देता हूँ। हम वक्त टाइम साइड रेफर कर देते हैं। ये नहीं कि हम टाइम और किसी की लाइफ, किसी की उम्मीद ज़ाया नहीं करते और उनको सही टाइम पे किसी सही डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं। हमारे रेफरेंस का कोई है नहीं, हिसाब किताब के होना चाहिए। बहरहाल ये कैसा है, तो मैंने कहा कि भाई देखो, एक कोशिश करूँगा मैं, राइट। अल्लाह की मदद हो, अल्लाह ठीक करेगा, मैं कोशिश पूरी करूँगा। इनको मैंने कहा कि मैं दवा दे देता हूँ और ये आपको जल्दी लेनी है, 1-1 घंटे से, जब तक जाग रही हैं। ओके। सो जाएं तो आप दवा बंद कर दें, फिर दोबारा उसी से शुरू करें। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। ओके। अब उसने कहा कि जी वो ईद का दिन है और ईद आने वाली है, मुझे आप शक्कर जाना है वापस। मैंने कहा अगर आपको इलाज करना तो अभी ना जाए शक्कर। इनके रिलेटिव कोरंगी में रहते थे। मैंने कहा कि आप वहीं रहें, इलाज हो जाए उसके बाद। 15 दिन की मैंने इनको मेडिसिन दी। ओके। मेडिसिन के बाद मैंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कर, यूरिया क्रेटिनिन दोबारा टेस्ट करवाएं। अब दोबारा जब करके लाए तो ये भी एक मारूफ लैब है, वहाँ से
उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया। मिरेकल वाली बात है ये तो। बिल्कुल नॉर्मल। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये तो यकीन नहीं आता, गलत रिपोर्ट है ये, हो ही नहीं सकता कि इतना जल्दी असर हो दवा का। तो बहरहाल मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम आप आगा खान की रिपोर्ट मांगता हूँ मैं, उससे ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि रिपोर्ट सही है। अब क्या हुआ कि पूरी फैमिली आ गई थी लेकर के, जी माशाल्लाह सही हो गई, इसको तकलीफ़ नहीं, गुर्दे में पेशाब सही आ रहा, सब कुछ। मेरा अपना बेटा भी डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। ओके। मैंने उसको दिखाया तो DHMS उसने भी किया हुआ है। कहने लगा तो पापा ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे अतराफ़ में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया, मेरे दोस्त हैं, बोले ना हम इसको बिलीव नहीं करते, आप आगा खान की रिपोर्ट दिखाइए। हर 15 दिन की दवा के बाद टेस्ट करवाता रहा। इसके बावजूद कि वो दूसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो थी वो ज़्यादा थी, उसमें सेकंड रिपोर्ट में बिल्कुल सही आया। तो शक तो मुझे भी रहा। फिर उसके बाद 15 दिन की मेडिसिन दी। मैंने कहा अब आप आगा खान से करा के लाएं। ये आगा खान की रिपोर्ट है, यूरिया 10, सीरम क्रिएटिनिन 0.7। ज़बरदस्त, ये तो वाकई मिरेकल वाली बात है। यानी होम्योपैथी ज़बानी कलामी बात नहीं करते हम रिपोर्ट्स का। इसी तरह जैसे हमारे पास गायनी के केसेस भी आते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हम उनको दवा देते हैं। सही। हमारे यहाँ हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर बुरा ना माने तो मैं कहूँ कि टेस्ट पर तवज्जो कम देते हैं। ज़रूरी है जहाँ पर वहाँ पर आप करें, लेकिन बात ये है कि उस एजुकेशन की ज़रूरत है कि किस अलामत में कौन सा टेस्ट लिखना चाहिए। ऐसा ही है। ये आपको मालूम होगा, ये मैंने किताब लिखी है उर्दू में कि कौन सा टेस्ट किस अलामत पर, कौन कौन सी अलामतें हैं, उस पर उस पर जो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए डायग्नोसिस के लिए, उसका एडवाइस कैसे करेंगे, एडवाइस कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे कि जैसे यूरिन है, सुबह का पहला पेशाब होना चाहिए। अब इसके बाद जो रिपोर्ट्स में आता है कि ये नॉर्मल है, एब नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल है। अब ये इसमें रिपोर्ट्स भी दी हुई है कि इसका भी मुताला करें कि इसमें नॉर्मल रेंजेस क्या हैं और एबनॉर्मल कहाँ से बॉर्डर लाइन स्टार्ट है। तकरीबन हर टेस्ट मौजूद है और उर्दू में ये है। बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बात तो नहीं करता, ये दूसरा एडिशन है, लेकिन इस लेवल की बुक जो जिस हिसाब से लिखी गई है, इसमें ये सब चीज़ें हैं। टेस्ट कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, प्रॉपर एक गाइडलाइन मौजूद है कि आपको अगर कोई भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अगर टेस्ट लिख कर देते हैं तो वो आपके लिए ही और आपकी डायग्नोसिस के लिए ही बेहतर है। मुझे याद है मेरी सीनियर मुझे हमेशा कहा करती थी कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो 50% वो आपको उस वक्त वो ट्रीट हो जाता है जब वो आपसे डिस्कशन करता है और आप प्रॉपर उनके साथ यानी उनकी केस टेकिंग करती हैं और सही तरह से उनकी काउंसलिंग करती हैं। 50% पेशेंट उसी से क्योर हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी केस टेकिंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डायग्नोसिस। तो जब भी डॉक्टर आपको कहते हैं किसी टेस्ट के हवाले से तो आप टेस्ट को इग्नोर ना किया करें और ज़रूर टेस्ट करवाया करें। ये आपकी डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद डॉक्टर साहब 4 केसेस इन्हीं दवाओं से, उसकी भी रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं। ओके। और रिसेंटली हमने आर्ट्स काउंसिल में एक सेमिनार किया था। ओके। मैंने पेशेंट को सक्खर से बुलाया था, यूरोलॉजिस्ट को बुलाया था बाजी शहीद हॉस्पिटल से, एक होम्योपैथिक सीनियर डॉक्टर को बुलाया था और एक रूहानी मुआलिज को बुलाया था। सही। पेशेंट से पूछा गया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ऑल राइट, माशाल्लाह, कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह 4 पेशेंट हो रहे हैं,
यानी 5 पेशेंट तो हो गए। अच्छा, मैं डॉक्टर आपके साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, वैसे तो डॉक्टर्स यूजुअली एमबीबीएस और या फिर एलोपैथिक की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर किडनी में कोई इश्यूज़ हैं, इस तरह के किडनी फेलियर की तरफ या फिर डायलिसिस की तरफ अगर पेशेंट जा चुका है तो उसको मेडिकेशन पर तो रखते हैं, मगर डायलिसिस का सिलसिला वो रिवर्स बैक नहीं होता। तो इसी तरह से मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम किडनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मुझे आप ये भी बताएं कि बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो कंसिडर करते हैं कि अगर आपको प्रोस्टेट का इशू हो जाए, यानी प्रोस्टेटिस का इशू हो जाए अगर किसी भी मेल को, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ यानी ऑपरेशन है। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करवा लेना और ऑपरेशन के बाद ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से उसमें यानी सोजिश में इजाफा हो जाता है, प्रोस्टेट का साइज फिर इंक्रीज कर जाता है। तो क्या फिर हम होम्योपैथी में ऐसा यानी सोच सकते हैं कि वो भी इस चीज़ से रिवर्स बैक हो जाए? देखें, बड़े अच्छी बात कही आपने। प्रोस्टेट अगर है, इवन मेल में ही होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टाइटिस हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। तो पहले तो उसकी सिम्टम देखेंगे, पेशाब रुक रहा है, इनका चूँकि वो आड़े आता है प्रोस्टेट, या कम आता है या नहीं आता। इसके लिए सिम्टम्स तो आपको मिल गए। एज भी आमतौर पर ये 50+ लोगों में इनकी एज में प्रोस्टेट होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। अब इसके लिए डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट लिख दें, वो करवा के लाएं। अब आपको देखना है कि नॉर्मल भी जो रिपोर्ट में लिखा होता है नॉर्मल से बड़ा है या नहीं। 52 वाला एक केस आया, 52 ग्राम इंक्रीज्ड, मेडिसिन से 30 हो गया, 30 नॉर्मल है। ऐसे भी केसेस हैं और वो ठीक भी हो गए। ऐसा ही है। हम बार बार ये करते हैं, जैसे एलोपैथिक के वाले हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन करवाता है, वो एटलीस्ट वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। इवन मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स डील किए हैं जिनके साथ ये इश्यूज़ थे। इवन इन माय फैमिली ये इश्यूज़ थे, प्रोस्टेटिस का बहुत ज़्यादा इशू था, यूरिन ब्लॉकेज का मसला आ रहा था, प्रॉपर ज़ाहिर है फिल्ट्रेशन नहीं होती, स्वेलिंग हो जाती बॉडी में भी, और जो पेन और बाकी चीज़ें आ रही होती हैं, मेंटली भी इंसान बहुत रिलैक्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान देखता है और फिर मेडिकेशन से उसको फ़र्क पड़ता है, तो वो पेशेंट तो मानने को तैयार होता है कि मुझे फ़र्क पड़ा है और मुझे इस दवा से रिलीफ मिलता है और मैं यानी यूरिन पास करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत हद तक मैं रिकवर कर गया हूँ। मगर किसी अगर हम डॉक्टर के हवाले से बात करें, यानी किसी हम MBBS या एलोपैथिक डॉक्टर से बात करें, वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होता। तो इस चीज़ में भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि दोनों तरीके इलाज ही अच्छी तरह से काम करते हैं। अगर सिवियरिटी होती है, जहाँ नीड होती है कि ऑपरेशन करवाया जाए, तो वहाँ पर ऑपरेशन से भी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। ऐसी इमरजेंसीज़ में हम सिर्फ मेडिकेशन पर रिलाई नहीं कर सकते, उस वक्त ऑपरेशन करवाना बेहतर होता है। लेकिन जहाँ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम मेडिकेशन से क्योर कर सकें, तो वहाँ पर मेडिकेशन को पहले फ़ौक़ियत देनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बहुत सारी अवेयरनेस भी दी है और बहुत ऐसे केसेस भी डिस्कस किए हैं जो कि लोग मायूस हो चुके थे और दोबारा ज़िंदगी की रौनकों की तरफ लौट गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर रशीद वियानी का कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रशीद वियानी। अब मैं चाहूँगी प्रोग्राम के अख्तिताम पर आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दें। मैसेज तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल करें। एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूसरी बात गुर्दे में अगर पथरी हो या कोई रीनल फेलियर वाले सिम्टम हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से होता है, तो इसके लिए ख्याल करें और ग़िज़ा भी अपनी नॉर्मल खाएं और घर का खाना खाएं। नमकियात का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ऑपरेशन भी होता है और ऑपरेशन से बचा भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी सेहत को बचाने के लिए, ख़राब सेहत से बचाने के लिए, आप अपने ग़िज़ा पर
अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डाइट है उसका ख्याल करें। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।